नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज की हम लोग इस क्लास में अणुसंख्य गुणधर्म की चौथी प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं, जिसका नाम है परासरण दाब। बेटा परासरण दाब, सबसे पहले मैं आपको परासरण समझाता हूं, उसके बाद परासरण दाब क्या है वो समझाता हूं। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं परासरण क्या है ये बताऊंगा सबसे पहले, फिर परासरण दाब बताऊंगा। परासरण की परिभाषा को मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बच्चों एक पात्र मैंने ये बनाया, एक पात्र ये बनाया, इन दोनों पात्रों को मैंने एक नली से जोड़ा और इस नली के बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। ये बच्चों अर्धपारगम झिल्ली है। इस पात्र पर, इसे मैंने कहा ये पात्र X है और इस पात्र का नाम मैंने रखा ये पात्र Y है। ठीक है बच्चों, X पात्र में A विलायक भरा है, जबकि Y पात्र में AB यानी विलायक और विलेय यानी विलयन भरा हुआ है। क्लियर है बेटा? चलिए, परासरण है क्या बच्चों? इन दो पात्रों के बीच में आप एक झिल्ली देख रहे हैं, अर्धपारगम झिल्ली है क्या? अर्धपारगम झिल्ली बच्चों ऐसी झिल्ली को कहते हैं जो अपने आप में से विलायक के अणुओं को जाने देता है परंतु विलेय के अणुओं को रोक लेता है। अर्धपारगम झिल्ली को जंतुक झिल्ली भी कहते हैं, जंतुओं से प्राप्त होती है झिल्ली, इसलिए इसे जंतुक झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले परासरण देखें क्या है। बच्चों ध्यान से देखें, इस X पात्र में A विलायक है और A विलायक में किसी प्रकार का कोई विलय नहीं मिला है। इसका मतलब इसकी सांद्रता कम है या इसकी सांद्रता नहीं है, जबकि इस Y पात्र में A और B विलायक और विलेय दोनों मिला है। इसका मतलब ये विलयन है और इस विलयन की खुद की कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। तो बच्चों परासरण की परिभाषा क्या है? जब अणुओं की गति, कौन से अणु? विलायक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। अब बच्चों कम सांद्रता किसकी है देख सकते हैं, कम सांद्रता इसकी है, अधिक सांद्रता इसकी है। जब अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगी, तो उसे ही परासरण कहते हैं। बच्चों ये है परासरण की परिभाषा। अब परासरण परिभाषा आप जान गए, अब हम लोग देखेंगे कि परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों ध्यान से देखें, परासरण दाब क्या है? जब किसी विलयन पर, ये विलयन है, जब किसी विलयन पर दाब लगाया जाता है, जिस दाब के कारण विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर नहीं जा पाते। कहने का मतलब वह दाब जिस दाब के कारण विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाना रुक जाता है, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। बच्चों परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण दाब ऐसे दाब को कहते हैं, ठीक है, परासरण दाब किस पर लग रहा है? विलयन पर। तो विलयन पर लगने वाला ऐसा दाब जिस दाब के कारण अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होना रुक जाए, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। बेटा सीधी लाइन में परिभाषा बोलूं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगने वाले दाब को परासरण दाब कहते हैं। ये हो गया बच्चों परासरण दाब की डेफिनेशन। बच्चों हम इस पर कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम में पूछता है प्रतिलोमन परासरण। भैया प्रतिलोमन परासरण क्या है?
वह दाब जिस दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो जाता है। वह दाब, परासरण दाब क्या है? परासरण दाब से परासरण की क्रिया रुक जाती है, वही है परासरण दाब। प्रतिलोमन परासरण क्या है? वह दाब जिसकी मात्रा परासरण दाब से अधिक हो जाती है, फलतः विलयन के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक की ओर जाने लगते हैं। अर्थात अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने लगती है, उसे हम प्रतिलोमन परासरण कहते हैं। अर्थात इसे सीधी भाषा में कहूँ तो परासरण के विपरीत चलने वाली क्रिया प्रतिलोमन परासरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा परासरण से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स हम लोग देखते हैं बच्चों। अल्प परासरी विलयन, फिर बच्चों दूसरा है अति परासरी विलयन, और तीसरा है समदाबी विलयन। भैया अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं? अल्प परासरी विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिस पर लगने वाला परासरण दाब कम होता है, उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अति परासरी दाब किसे कहते हैं? वह दाब, ठीक है, अति परासरी, देखिए अल्प परासरी विलयन, ठीक है, वह दाब या विलयन पर लगने वाला वह दाब, या ऐसे बोल दें अल्प परासरी विलयन क्या है? तो आप बोलेंगे जिस विलयन पर परासरण दाब की मात्रा कम होती है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं, तथा जिस विलयन पर परासरण दाब की मात्रा अधिक लगती है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। तथा तीसरा पॉइंट होगा समदाबी विलयन। तो भैया ऐसा विलयन जिस पर लगने वाला दाब समान होता है उसे समदाबी विलयन कहते हैं। बच्चों परासरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोलूंगा आपसे। एक परासरण से रिलेटेड एक विसरण शब्द भी आता है, विसरण। देखिए विसरण क्या होता है वो सुने। विसरण परासरण के ठीक विपरीत है। क्या है भैया? परासरण क्या कहता है? परासरण कहता है अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है, वो परासरण है। विसरण जस्ट विपरीत है। विसरण जस्ट विपरीत है। अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, उसे विसरण कहते हैं। भैया इसका एग्जांपल है, जैसे इत्र की शीशी को आप देखें, इत्र की शीशी को जैसे हम, जब तक वो बंद है इत्र की शीशी तब तक उसकी सांद्रता अधिक है, लेकिन जैसे ही खोलते हैं तो अगल बगल जो है सांद्रता कम है, तो उसकी जो गैसें होती हैं वो उस स्थान पर पहुंचने लगती हैं, ठीक है, फैलने लगती हैं, उसे हम लोग विसरण कहते हैं। दूसरी तरह से देख लें आप, घरों पर खाना बनता है, खाना बनते समय उसकी जो खुशबू है आसपास के एरियो में फैल जाती है, वो विसरण है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे परासरण दाब या परासरण दाब तो मैंने बताया। इसके बाद इसी पर हम लोग बात करेंगे परासरण के प्रकार। परासरण के कितने प्रकार होते हैं उस प्रकार पर चर्चा करते हैं बच्चों। तो बच्चों परासरण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बहि परासरण। ये दो प्रकार है बच्चों। अंतः परासरण के लिए सबसे पहले मैं चित्र से आपको समझा दूंगा, बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। ये बहि परासरण के लिए बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इस पर अभी हम लोगों ने विलायक भरा है, ये खाली विलायक है। इस विलायक पर हम लोगों ने कुछ नहीं मिलाया है, इसका मतलब इसमें विलय नहीं है, अर्थात इसकी सांद्रता नहीं है, ठीक है। अब इस पर यदि हम एक किशमिश का टुकड़ा डाल देते हैं, किशमिश का टुकड़ा, अब किशमिश के टुकड़े को हमने अंदर डाला है तो उसकी सांद्रता अधिक है, वो मीठा है, उसमें कुछ डिजॉल्व है, ठीक है, शर्करा ग्लूकोज आदि सब उसमें डिजॉल्व है, ठीक है, लिक्विड उसमें नहीं है, पानी उसमें कम है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किशमिश की सांद्रता अधिक है लेकिन जो विलायक अगल बगल भरा है उसकी सांद्रता कम है। तो परासरण क्या है? परासरण है अणुओं की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना। तो विलायक की सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता अधिक है, तो ये विलायक के अणु जो है इस बाहरी परत
जो है वो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करेगी। इससे होते हुए इस किशमिश के अंदर जमा होने लगेगी और हम देखेंगे कि हमारी किशमिश का आकार बड़ा हो गया है। इसे ही अंतःपरासरण कहते हैं, इसे ही अंतःपरासरण कहते हैं। अब ध्यान दें, बहिःपरासरण किसे कहते हैं बच्चों? अब ये हमारा विलयन है, ये AB, ये विलयन है। अब विलयन है तो उसकी सांद्रता है। अब इस सांद्र विलयन पर यदि हम इस किशमिश को डाल दें, फूली हुई किशमिश को यदि यहाँ पर डाल दें, तो अब इस किशमिश से अधिक सांद्रता विलयन की है, तो परासरण में क्या होता है? अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। तो अब किशमिश के अंदर की सांद्रता कम हो गई, विलयन की सांद्रता अधिक है, तो अणुओं की गति जो है अब कहाँ से? कम से अधिक की ओर जाने लगेगी। फिर से किशमिश का आकार छोटा सा हो जाएगा। ये है बच्चों परासरण के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों परासरण दाब के नियम पढ़ते हैं। परासरण दाब का नियम, परासरण दाब के नियम में हम लोग पढ़ेंगे बायल वान-टॉफ नियम। बायल वान-टॉफ नियम। बायल वान-टॉफ ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। यह नियम बायल वान-टॉफ ने कहा था। किसी विलयन का परासरण दाब, बच्चों परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर पाई का मान 22/7 नहीं है, महज दर्शाने का एक तरीका पाई बना दिया गया जो परासरण दाब को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर पाई की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? किसी विलयन का परासरण दाब यानी पाई विलयन की मोलर सांद्रता यानी कि C कंसंट्रेट विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। बच्चों ध्यान दें, परासरण दाब जिसे हम पाई कहते हैं, पाई का रिप्रेजेंटेशन हम P से भी कर सकते हैं। P का मतलब ही परासरण दाब है। उसी प्रकार जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, सांद्रता को हम लोग M से भी दर्शा सकते हैं। M का मतलब मोलर सांद्रता, मोलरता से मतलब है, ठीक है, मोलर सांद्रता, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है? किसी विलयन का परासरण दाब पाई ये विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी C के समानुपाती होता है। ये बायल वान-टॉफ कहते हैं, ठीक है। इसी नियम को पाई की जगह पर P लिखा जा सकता है, P प्रोपोर्शनली C। अब हम लोग आगे लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण से। बच्चों आदर्श गैस समीकरण कक्षा 11 में मिला होगा आपको, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण क्या कहता है? PV = nRT, PV = nRT, ठीक है। तो आगे देखें बच्चों, अगर ये किसका नियम है? गैस का नियम है। इस गैस के नियम को यदि हम विलयन के नियम में कन्वर्ट करें, विलयन के लिए कन्वर्ट करें, ठीक है, क्योंकि हम विलयन के लिए पढ़ रहे हैं, विलयन का क्या पढ़ रहे हैं? परासरण दाब पढ़ रहे हैं। ये किसका था? आदर्श गैस समीकरण था। इसी आदर्श गैस समीकरण को विलयन के लिए हम व्यक्त करेंगे। तो बच्चों विलयन के परासरण के लिए व्यक्त करेंगे तो बच्चों पाई, ये P की जगह पर हम पाई लिख सकते हैं। V आयतन को प्रदर्शित कर रहा है, N मोलों की संख्या किसके? विलय के। N किसकी संख्या? विलय के मोलों की संख्या। तो N B विलय को आप जानते हैं B से प्रदर्शित करते हैं, RT ऐसे लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? पाई = NB/V RT, जहां पर पाई परासरण दाब है, NB विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन है, ठीक है। फिर R, यहाँ पर R विलयन स्थिरांक या घोल स्थिरांक होगा, ठीक है। यहाँ पर इसे हम गैस समीकरण के लिए गैस स्थिरांक कहेंगे, लेकिन अब ये विलयन के लिए पढ़ रहे हैं तो बच्चों ये विलयन स्थिरांक होगा। R का मान है, R का मान कितना होता है बच्चों? R = 8.314, ये इसकी वैल्यू है जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। इसके बाद फिर T है बच्चों परम ताप,
टी परमताप, टी की वैल्यू क्या होती है, C + 273, ये ठीक। आगे चलते हैं, इसी को बच्चों कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखें, पाई की जगह पर हम P लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाई = P होता है, NV/V क्या है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान रखिए, बताइए मोलरता बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। याद आया, तो ये क्या है, वही चीज तो लिखा, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, अर्थात ये m है, मोलरता है। तो इसकी जगह पर हम लोग m लिख सकते हैं, MRT है ना, या P = m की जगह पर m बराबर है C के भी, तो CRT। बच्चों हमारे पास ये कुछ फार्मूले आए हैं, इन फार्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है ना, इन पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों के परासरण दाब के नियम के संबंध में बायल-वान-टॉप का नियम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हर्टले विधि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।